एक हफ्ते के ब्रेक के बाद फाइनली चैप्टर 1096 आ गया है और इसका टाइटल है कुमाची। कुमाची कुमा का निकनेम है जो कि उसको दिया है जिनी ने। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर की जितनी हाइप थी ये उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करता है। अब तुम खुद ही सोचो कि आज से पहले ऐसा कब हुआ था कि सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग रोजर, गार्प, रॉक्स, व्हाइटबियर्ड, रेली, काइडो, बिग मॉम, शीकी सभी के सभी एक साथ देखने को मिले हों। नहीं हुआ ना? पर इस चैप्टर में तुम्हें गार्प के साथ साथ रॉक्स और रोजर का पूरा क्रू देखने को मिल जाता है। चैप्टर स्टार्ट होता है और कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स इस हंटिंग गेम के रूल समझा रहे होते हैं। एक सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि इस आइलैंड पे 150 रेयर रैबिट्स हैं विच दे कैन हंट, और उनमें से भी 13 सुपर रेयर हैं जिसमें कि आई गेस कुमा और इवांकोव भी शामिल है। फिर आवाज आती है कि ये जो 150 लोग हैं उन्हें मारने पर 10,000 पॉइंट्स पर किल मिलेंगे और जो एक सिंगल हिट में मारेगा उसे स्किल बोनस भी मिलेगा। एंड फाइनली विनर्स को प्राइजेस भी मिलेंगे। अब ये प्राइजेस क्या होंगे ये तो आगे चल के चैप्टर में रिवील होगा। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट चेहरे दिखाए जाते हैं इंक्लूडिंग गार्लिंग, जो कि बहस कर रहे होते हैं कि ये टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे। जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। कोई ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ऐसा कैसे ट्रीट कर सकता है। फिर उसके बाद 2 सेलेस्टियल ड्रैगन्स गोली चला देते हैं जो कि एक छोटे बच्चे को जा लगती है। उसके बाद पीछे से आवाज आती है कि प्लीज रिस्पेक्ट द रूल्स, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करो। अगले सीन में हम नेवी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं जहां की एंट्री होती है कॉन्ग की, जो कि उस टाइम का फ्लीट एडमिरल था। कॉन्ग और गार्प डेंडन मुशी पर बात कर रहे होते हैं और गार्प बोलता है कि तू मुझे इतनी दूर से लड़ने के लिए बुलाना चाहता है, इसका क्या मतलब है। फिर कॉन्ग बोलता है कि मैं भी कुछ कह नहीं सकता पर मुझे तेरी वहां जरूरत है। कॉन्ग बोलता है कि वो कंफर्म तो नहीं है पर अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अगर वो सच है तो बवाल मच जाएगा। कॉन्ग को इन्फॉर्मेशन मिली है कि रॉक्स पायरेट्स गॉड वैली पर पहुंचने वाले हैं। फिर गार्प बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही बोलता था कि हाचिनोसु से पंगा मत लो, अब उन्होंने पंगा ले ही लिया है तो खुद ही भुगते। गार्प बोलता है कि क्या सोच के तुमने उनका क्राउन ज्वेल चुराया था, अब उसे लेने तो वापस आएंगे ही। फिर कॉन्ग बोलता है कि तुझे ये सब बातें कहां से पता चली। फिर गार्प बोलता है कि उनकी हरकतों को कंसीडर करते हुए तो तूने उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ही रखी होगी, फिर भी तेरी इतनी फट रही है। फिर कॉन्ग बोलता है कि वहां रोजर भी आ रहा है। बस फिर क्या था, रोजर का नाम सुनते ही गार्प को ऑर्गेज़म आ जाता है और वो बोलता है कि कॉन्ग भाई तू चिंता मत कर, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगले सीन में हम फिर से गॉड वैली पहुंच जाते हैं और कोई बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने शिप्स नहीं देखे हैं, हम यहाँ फंस चुके हैं और यहाँ से कोई भी नहीं बच पाएगा और एक दिन सब भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। इन लोगों ने इस जगह को अपने मर्डर फेस्टिवल के लिए चुना है जिससे कि यहाँ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हड़प सके। अगले सीन में इवांकोव बोलता है कि कोई नहीं बचेगा, 3 हफ्तों के अंदर सब मर जाएंगे। उसके बाद कोई इवांकोव से बोलता है कि पर उन्होंने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि 3 हफ्तों बाद कोई जिंदा बचा तो उसे छोड़ देंगे। फिर इवांकोव बोलता है जी घंटा, उनके जितने भी प्रीवियस हंट्स थे उनमें आज तक कोई नहीं बचा। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि वो हमें झूठी तसल्ली क्यों देंगे। इवांकोव बोलता है कि जो इंसान जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ चुका उसको मार के क्या ही मजा आएगा। ये लोग तुम्हें झूठी तसल्ली इसलिए दे रहे हैं जिससे कि तुम लोग भागो, तुम भागोगे तभी इन्हें तुम्हें मारने में मजा आएगा, अगर तुम इनका गेम खेलते रहे तो कभी नहीं जीत पाओगे। इससे बढ़िया एक साथ मिलकर यहाँ से कैसे बच के निकला जाए उस पर फोकस करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्लिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनकी पॉइंट्स वैल्यू 10,000 है। फिर अगले सीन में जिनी बोलती है कि टूर्नामेंट की प्राइजेस ही हमारा इकलौता रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। अब यहाँ पे हमें प्राइजेस रिवील होते हैं जिनमें से एक तो काइडो का डेविल फ्रूट है और दूसरा पॉपो फ्रूट है जो कि कुमा फ्यूचर में खाएगा। इसके बाद इवांकोव बोलता है कि अगर हम में से किसी ने भी इनमें से एक फ्रूट खा लिया तो हम यहाँ से फटाफट बाहर निकल जाएंगे। फिर कोई बोलता है यार ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जो प्राइजेस है ना वो तो आइलैंड के एकदम सेंटर में है और ये तो ऑब्वियस है कि सेंटर में सिक्योरिटी भी तगड़ी होगी। उसके बाद जिनी बोलती है कि मैं एक कमाल के चोर हूँ, 2 हफ्ते पहले मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी थी, किसी ना किसी को तो मेरा मैसेज मिल ही गया होगा। पर एक प्रॉब्लम है, इस तरह के प्लान में बहुत सारे डिकॉयज चाहिए होते हैं जो कि इधर उधर भागते रहें। फिर कुमा बोलता है कि मैं मदद कर सकता हूँ, मेरा बड़ा साइज और बल्कि शरीर मुझे दूसरों से ज्यादा देर तक जिंदा रहने में मदद करेगा। फिर जिनी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी मारा जाए। इतने में इवांकोव बोल पड़ता है कि मैं तुम में से किसी को भी मरने की इजाजत नहीं दूंगा, हम सभी गॉड वैली से एक साथ निकलेंगे। अगले सीन में एंट्री होती है रॉक्स पायरेट्स की, जो कि आते ही मरीन्स पे अटैक शुरू कर देते हैं। रॉक्स भाई बिल्कुल हमारे लूफी की तरह सबसे आगे निकल पड़ता है और बोलता है फॉलो मी। फिर व्हाइटबियर्ड बोलता है कि जल्दबाजी मत कर रॉक्स, और मैं तुझ जैसे बेवकूफ के ऑर्डर कब से मानने लगा। और फिर व्हाइटबियर्ड्स भी रॉक के पीछे भाग जाता है। फिर स्टूसी बोलती है कि न्यू गेट कम से कम तू तो मत भाग। फिर बिग मॉम बोलती है कि सारा माल मेरा होगा और बिग मॉम के साथ साथ हमें नेपोलियन और प्रोमीथियस भी देखने को मिल जाते हैं। फिर काइडो बोलता है कि जो हम लेने आए हैं वो तेरे लिए पॉइंटलेस है क्योंकि तेरे पास पहले से ही डेविल फ्रूट पावर्स हैं। पूरे पैनल में सभी के सभी एक दूसरे की खींचने में लगे हैं।
इन लोगों के अलावा इस पैनल में शिकी, जॉन और ग्लोरियोसा भी प्रेजेंट है। अब किसी को ग्लोरियोसा याद नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये वही बुढ़िया है जो कि अमेजन लिली पे भी थी। फिर उसके बाद अगले सीन में व्हाइटबेर्ड्स बोलता है कि बेवकूफ रॉक्स हमारे मेन गोल से भटक रहा है, हमें पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि वो चीज यहाँ पर है भी या नहीं। फिर उसके बाद शिकी व्हाइटबेर्ड को बोलता है कि तुझे लीडर किसने बना दिया। फिर बिग मॉम बोलती है कि मैं उसको तुम्हारी नाक के नीचे से उठा के 9-2-11 हो जाऊंगी। फिर काइडो बोलता है कि लगता है रोजर भी यहाँ पर आ रहा है, वो इकलौता आदमी है जिसको मैं। इतने में बिग मॉम उसकी बात को काट देती है और बोलती है कि एक बार मैं एक ही चीज पर फोकस कर लूँ। अगले सीन में मरीन्स बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो गई और किसी को ये भी नहीं पता कि पायरेट्स एक्चुअली में किस चीज के पीछे पड़े हैं। अगले सीन में रोजर और उसका क्रू भी गॉड वैली पे कदम रखता है। उसके बाद सेंट गार्लिंग बोलता है कि मरीन्स को सेलेस्टियल ड्रैगन्स की सेफ्टी के लिए भेज दो और गॉड्स नाइट्स तैयार रहो। अगले सीन में कुछ मरीन्स बोलते हैं कि रॉक्स और रोजर अब तो शायद ही हम बच पाएंगे और इतने में ही एंट्री हो जाती है गाब की। गाब को देखते ही मरीन्स एकदम खुश हो जाते हैं और फिर गाब बोलता है कि मुझे बस ये बताओ कि रोजर कहाँ है। इसके बाद अगले सीन में इवांको बोलता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है, हमें भागने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवांको और कुमा के हाथों डेविल फ्रूट्स लग जाते हैं और वो इन्हें खाने ही वाले होते हैं कि अचानक से बिग मॉम आ जाती है और इवांको को पकड़ के उसके हाथ से डेविल फ्रूट छीन लेती है। फिर बिग मॉम कुमा को बोलती है कि जो तेरे हाथ में है वो भी दे। इवांको बोलता है कि कुछ मत सोच, बस खा जा। अगर हम में से कोई एक भी जिंदा बच के निकल जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। जैसे ही कुमा फ्रूट खाता है तभी सैटर्न आ जाता है, उसको जोर से पंच मारता है और फिर बोलता है कि तुम बकैनियर लोगों की किस्मत में या तो स्लेव बनना लिखा है या मरना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुमा सैटर्न को बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई भी पैदा होते ही कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। अगर तुम स्लेव बन के ही पैदा हुए तो पैदा होने का क्या फायदा। कुमा बोलता है कि अगर मेरे पास किसी तरह की कोई ताकत है तो मैं जितने लोगों को बचा सकता हूँ उतने लोगों को बचाने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा, बिल्कुल नीका की तरह। फिर सैटर्न कुमा को बोलता है कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। फिर अगले पैनल में हमें दिखाया तो नहीं गया बट रॉक्स और रोजर आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद गॉड वैली इंसिडेंट को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम सॉर्बेट किंगडम पहुंच जाते हैं और इवांको बोलता है कि एट द एंड उन्होंने सिर्फ गाब की हीरोइज्म के बारे में ही लिखा। मॉर्गन एकदम बेकार आदमी है और वो सिर्फ वही छापता है जो कि लोग सुनना चाहते हैं। फिर अगले सीन में कुमा प्रेयर कर रहा होता है और इवांको उसे बोलता है कि तू कब तक प्रेयर करता रहेगा। फिर कुमा बोलता है कि मैं और भी लोगों को बचा सकता था। इवांको बोलता है कि बकवास बंद कर, तूने 500 से ज्यादा जानें बचाई हैं। फिर जिनी बोलती है कि यू आर अमेजिंग कुमाची और हम इस चैप्टर में पहली बार टाइटल से इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर इवांको बोलता है कि ये जो तेरे हाथ है वो हैंड्स ऑफ लिबरेशन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमा डिसाइड करता है कि वो चर्च में ही रहेगा और इवांको टाटा बाय बाय बोल के निकल जाता है। जिनी डिसाइड करती है कि वो कुमा के साथ ही रहेगी और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करेगी। अगले सीन में जिनी कुमा को बोलती है कि मैं तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, तू खाना खिलाने की जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहन पर छोड़ दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 बच्चे कुमा को पत्थर मार रहे हैं और बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तू सिर्फ 9 साल का कैसे हो सकता है। फिर जिनी आके दोनों की पिटाई कर देती है और बोलती है कि अपने बराबर वालों से पंगा लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमा और जिनी खा रहे होते हैं। उसके बाद जिनी अपने हिस्से का खाना खाने के बाद बोलती है कि उसका पेट अभी भी नहीं भरा। फिर कुमा उसे अपना खाना दे देता है। फिर जिनी पूछती है कि कुमा तू कितने साल का था जब तू स्लेव बना। फिर कुमा जवाब देता है कि 4। उसके बाद जिनी जवाब में बोलती है मी टू। लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि कुमा और जिनी दोनों खुशी के मारे रो रहे होते हैं और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।